चलिए दोस्तों, करंट अफेयर्स की इस फास्टेस्ट सीरीज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज अप्रैल माह के करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि निर्धनों व अन्य चुनिंदा पात्र लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब देश के कितने राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों में लागू है? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 36। दोस्तों, यदि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करें तो यह पूरे देश में 2018 में चालू की गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, और यह वर्तमान में 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, देश में टोटल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। टोटल मिला के 36 होते हैं, लेकिन यह अभी हाल ही में दिल्ली में लागू किया गया है, जिस कारण से यह चर्चा का विषय रहा। लेकिन पूरे देश में अब मात्र एक ऐसा राज्य बचा है, वेस्ट बंगाल, जहां पे इन योजनाओं को लागू नहीं किया गया है। बाद बाकी 28 राज्य में से 27 राज्य द्वारा लागू कर दिया गया है और बाकी के 8 केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा भी लागू कर दिया गया है। तो एक और मात्र एक राज्य जो कि वेस्ट बंगाल है, जिन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू नहीं किया गया है। तो इन पॉइंटों को याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में चर्चित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी में, ऑप्शन बी प्रयागराज में, ऑप्शन सी गोरखपुर और ऑप्शन डी अयोध्या। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अयोध्या। यह महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हाल ही में महाकुंभ के दौरान काफ़ी चर्चा का विषय रहा था, और इससे पहले अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के दौरान भी चर्चा का विषय था। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी गुजरात। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, जिसको ध्यान रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल की अप्रैल 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार यात्री संख्या की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट 2024 में विश्व का सर्वाधिक व्यस्त एयरपोर्ट रहा था? सर्वाधिक व्यस्त एयरपोर्ट रहा था। ऑप्शन ए है अटलांटा अमेरिका का, ऑप्शन बी दुबई यूएई का, ऑप्शन सी लंदन का हिथ्रो और ऑप्शन डी शंघाई चीन का। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अटलांटा अमेरिका का जो एयरपोर्ट है, यह सर्वाधिक व्यस्तम एयरपोर्ट रहा। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि भारत का एयरपोर्ट है, यह दुनिया में व्यस्तम हवाई अड्डा के मामले में 9वां पोजीशन पर रहा। कितने पोजीशन पर रहा? 9th पोजीशन पर रहा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2025 में संपन्न एक द्विपक्षीय अंतर सरकारी समझौते के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अर्थात IIM अहमदाबाद का कैंपस किस शहर में सितंबर 2025 तक स्थापित किया जाना है? ऑप्शन ए जेद्दा, ऑप्शन बी रियाद, ऑप्शन सी दुबई और ऑप्शन डी आबू धाबी। दोस्तों, इसका सही आंसर है दुबई। दुबई में IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद का कैंपस सितंबर 2025 तक स्थापित किया जाना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वरिष्ठ बैंकर CS सेठी को भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन मार्च 2025 में चुना गया। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से अरेंज करके भी दिया जा सकता है कि भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन निम्नलिखित में से किसे चुना गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है। इस क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया है, जैसा कि कहा जा रहा है कि वरिष्ठ बैंकर CS सेठी को भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन मार्च 2025 में चुना गया है। श्री सेठी किस बैंक के चेयरमैन या प्रबंध निदेशक हैं? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी केनरा बैंक, ऑप्शन सी इंडियन ओवरसीज बैंक और ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक
का प्रबंध निदेशक है कौन? CS सेठी, जिनको भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया है या चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक में निम्नलिखित में से किसने चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्यभार अप्रैल 2025 में संभाला है? ऑप्शन ए टी रविशंकर, ऑप्शन बी एस जानकी रमन, ऑप्शन सी पूनम गुप्ता और ऑप्शन डी एस राजेश्वर राव। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पूनम गुप्ता हाल ही में चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI में कार्यभार संभाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि RBI में एक चेयरमैन होता है जिसको गवर्नर के नाम से जाना जाता है, एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। कितने होते हैं? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और ये चौथे गवर्नर के रूप में पूनम गुप्ता की नियुक्ति की गई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उद्यमी को वर्ष 2025 के लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से अप्रैल 2025 में सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए KV कामत, ऑप्शन बी शिव नडार, ऑप्शन सी अजीम प्रेमजी और ऑप्शन डी कुमार मंगलम बिरला। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावे कुमार मंगलम बिरला को हाल ही में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया। किससे? बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो इन चीज़ों को भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्च 2025 के अंतिम सप्ताह में निम्नलिखित में से किस देश में आए भीषण भूकंप से सैकड़ों लोग मारे गए? ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी म्यांमार और ऑप्शन डी मलेशिया। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी म्यांमार में हाल ही में आए भूकंप में सैकड़ों लोग मारे गए और यहाँ पे राहत पुनर्वास के लिए भारत सरकार जो ऑपरेशन चलाई थी उस ऑपरेशन का नाम क्या था? उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा। यहाँ पे राहत सामग्री पहुँचाने या राहत कार्य चलाने के लिए जो भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन चलाया था उनका नाम ऑपरेशन ब्रह्मा रखा गया था। तो इन चीज़ों को याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों चाहते तो नहीं है कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन को बनाया जाए, लेकिन कुछ रिपोर्ट और कुछ जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आ गया या कोई रिपोर्ट आया तो मजबूरन हो जाता है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉन्ग किया जाए ताकि वो सारी पॉइंट्स समाहित हो जाए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और चूँकि किसी को ये पता नहीं होता है कि आयोग किस पॉइंट से कौन सा क्वेश्चन को अरेंज कर देगा, तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लंबा बनाना मजबूरी होता है। तो इन चीज़ों से आप लोग परेशान नहीं होंगे। चलिए तो इस बड़े क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से लिया गया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि तमिलनाडु के राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित एक वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाल ही में जो है तमिलनाडु के राज्यपाल की शक्ति से संबंधित एक वाद था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ फैसला सुनाया गया है। तो उसी में कहता है कि कौन सा स्टेटमेंट, जो ये 4 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट नंबर क में कह रहा है कि राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल से पारित विधेयक को रोकने के लिए पूर्ण या आंशिक किसी प्रकार की वीटो पावर नहीं है। ऑप्शन ख कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास अपना कोई विवेकाधिकार नहीं है। ऑप्शन ग राज्यपाल को निर्वाचित सरकार के परामर्श से ही कार्य करना होगा। और ऑप्शन डी राज्यपाल के कार्यों को न्यायिक पुनरीक्षा अर्थात इसका इंग्लिश होता है जुडिशियल रिव्यू से छूट नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल क और ख सही है। ऑप्शन बी कह रहा है ग और घ सही है। ऑप्शन सी कह रहा है क ख ग सही है और ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें सभी सही है।
दोस्तों इसका जो है चारों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल से संबंधित मामलों में इन निर्णयों को सुनाया गया कि राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल से पारित विधेयक को रोकने के लिए पूर्ण या आंशिक अर्थात पॉकेट वीटो किसी प्रकार की वीटो पावर नहीं है। और साथ में यह भी कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास अपना कोई विवेकाधिकार नहीं है और राज्यपाल को निर्वाचित सरकार के परामर्श से ही कार्य करना होगा और राज्यपाल के कार्यों को न्यायिक पुनरीक्षा से छूट अर्थात जुडिशियल रिव्यू से छूट नहीं है। इन चारों स्टेटमेंट ये किसी बुक का या किसी का स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि स्वयं सुप्रीम कोर्ट दिया गया निर्णय है, तो इन चीज़ों को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा, पुनः उसी विवाद से संबंधित क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्यपाल RN रवि के निर्णय के विरुद्ध दायर वाद में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने निम्नलिखित में से किस मामले में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया? ऑप्शन ए, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि की ओर से रोके गए 10 विधेयकों को पारित घोषित कर दिया। ऑप्शन बी, राज्यपाल को विधायी शक्तियों का प्रयोग करने से रोक दिया। ऑप्शन सी, राज्य विश्वविद्यालयों के संचालन में राज्यपाल की भूमिका को शून्य घोषित कर दिया। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि की ओर से रोके गए 10 विधेयकों को पारित घोषित कर दिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने तमिलनाडु के राज्यपाल से जुड़े एक वाद में विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेने में समय सीमा तय किए जाने के मामले में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, मंत्रिपरिषद के परामर्श के साथ विधेयक को राष्ट्रपति को भेजने के लिए राज्यपाल अधिकतम 1 माह के लिए अपनी मंजूरी रोक सकते हैं। ऑप्शन ख कह रहा है कि मंत्रिपरिषद की सहायता व परामर्श के बिना अनुमति रोकने के मामले में विधेयक को 3 माह में वापस करना होगा। ऑप्शन ग कह रहा है कि राज्य विधानमंडल से पुनर्विचार के बाद विधेयक प्रस्तुत करने की स्थिति में राज्यपाल को 1 महीने में मंजूरी देनी होगी। ऑप्शन घ कह रहा है यदि राज्यपाल तय की गई समय सीमा में मंजूरी प्रदान नहीं करते हैं तो राज्यपाल का ऐसा निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू के तहत होगा। ऑप्शन क कह रहा है अर्थात ए कह रहा है केवल ग सही है। ऑप्शन बी कह रहा है क और ग सही है। ऑप्शन सी कह रहा है ग और घ सही है और ऑप्शन डी में इनमें से सभी सही है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अर्थात चारों स्टेटमेंट सही है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है राज्यपाल से संबंधित पद को लेकर के और उसकी शक्तियों को लेकर इन निर्णयों को सुनाया है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है और उन्हें याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किस आरोपी को प्रत्यर्पित करने के बाद भारत लाया गया? ऑप्शन ए, नीरव मोदी को। ऑप्शन बी, मेहुल चोकसी को। ऑप्शन सी, तहब्बुर हुसैन राणा को और ऑप्शन डी, विजय माल्या को। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तहब्बुर हुसैन राणा को जो है हाल ही में प्रत्यर्पित करने के बाद भारत लाया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में बड़े तथा मझोले राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है पुनः एक बार। ऑप्शन ए, तमिलनाडु। ऑप्शन बी, कर्नाटक। ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी, तेलंगाना। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक को जो है प्रथम स्थान मिला है, जबकि इस रिपोर्ट के अंतर्गत बिहार को जो है, बिहार को कौन सा स्थान मिला है? बिहार को 13वां स्थान मिला है। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बिहार को 13वां पोजीशन मिला है, जबकि पहला पोजीशन किसको मिला है? कर्नाटक को मिला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक राज्य एक RBI नीति के तहत 11 राज्यों के 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समेकन के बाद देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 1 मई 2025 को कितनी रह गई है? ऑप्शन ए, 26। ऑप्शन बी, 27। ऑप्शन सी, 28। ऑप्शन डी, 29। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 28 रह गई है। एक राज्य एक RBI नीति के तहत जो है देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास
डेजर्ट फ्लैग 10 किसकी मेजबानी में संपन्न हुई? ऑप्शन ए यूएई एयरफोर्स के द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय नौसेना के द्वारा, ऑप्शन सी फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के द्वारा, ऑप्शन डी रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूएई एयरफोर्स द्वारा। यह जो है यूएई एयरफोर्स की मेजबानी में यह अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस 88 वर्ष की आयु में ईस्टर के एक दिन बाद देहावसान हो गया। मूलतः वे किस देश के थे? दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे संबंधित किसी न किसी एग्जाम में अब की बार प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी अर्जेंटीना और ऑप्शन डी फ्रांस। दोस्तों इसका सही आंसर जो है पोप फ्रांसिस जो है अर्जेंटीना के निवासी थे। कहाँ के? अर्जेंटीना के निवासी थे। और नए पोप के रूप में अभी हाल ही में अमेरिका के रॉबर्ट प्रीवोस्ट को निर्वाचित किया गया है। इसको किस नाम से जाना जाएगा? इसको जो है पोप लियो 14 के नाम से जाना जाएगा। पोप लियो 14 के नाम से भी जाना जाएगा। एक बार पुनः इनको रिवीजन करा दें कि कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का जो हाल ही में निधन हुआ है वे किस देश के थे? तो अर्जेंटीना के थे। और नए पोप के रूप में रॉबर्ट प्रीवोस्ट को चुना गया है और इसको जो है पोप लियो 14 के नाम से भी जाना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 21 अप्रैल 2025 को अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत पधारे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उनके बारे में सही नहीं है, मतलब गलत कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए कह रहा है जेडी वेंस भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। ऑप्शन बी कह रहा है जेडी वेंस की पत्नी उषा भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है। ऑप्शन सी जेडी वेंस 2023 में सीनेट के सदस्य बने। ऑप्शन डी वे सिनसिनाटी ओहियो में रहते हैं। दोस्तों इसका जो गलत स्टेटमेंट है वह ऑप्शन नंबर 1 गलत है, क्योंकि जेडी वेंस भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक नहीं है। ये जो है अमेरिकी नागरिक ही है, भारतीय मूल के नहीं है, बल्कि इनकी पत्नी जो है भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है और ये भी सीनेट के सदस्य रहे हैं और ये यहाँ रहते हैं। तो ऑप्शन चूंकि गलत स्टेटमेंट पूछा है और ऑप्शन 1 गलत है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय पार्कों या अभ्यारण्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन क कह रहा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन ख कुनो राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन ग पन्ना राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन ग गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। अब क्या विचार करना है तो चलिए देखते हैं। उपर्युक्त में से किस में विदेशों से लाए गए चीतों को बसाया गया है? कहता है किस पार्क में चीतों को बसाया गया है? ऑप्शन ए कह रहा है कि कुनो राष्ट्रीय पार्क अर्थात केवल ख में। ऑप्शन बी कह रहा है ख और घ अर्थात कुनो राष्ट्रीय पार्क और गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में। ऑप्शन सी कह रहा है ख एवं ग अर्थात कुनो राष्ट्रीय पार्क और पन्ना राष्ट्रीय पार्क में, या उपर्युक्त चारों पार्क में जो है विदेशों से लाए गए चीतों को बसाया है। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह जो है हो जाएगा ऑप्शन बी ख और घ अर्थात जो है कुनो राष्ट्रीय पार्क और गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में जो है विदेशों से लाए गए चीतों को बसाया गया। ये काफ़ी न्यूज में रहा है, इसलिए जो है इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि देश में ऐसा पहला राज्य कौन सा है? अच्छा, मैं पिछले वाले वीडियो में पिछले इस क्वेश्चन में मैं बता दूं कि ये जो चीता लाए गए थे ये कहाँ से लाए गए थे? तो नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से लाए गए थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से लाए गए थे और इनको जो है कुनो राष्ट्रीय पार्क में सर्वप्रथम जो है बसाया गया था और बाद में इन्हें जो है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में ट्रांसफ़र कर दिया। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है कि देश में ऐसा पहला राज्य कौन सा है जिसने आरक्षण के भीतर आरक्षण व्यवस्था को लागू करते हुए अनुसूचित जातियों को समूह 1, 2, 3 में उपवर्गीकृत किया है? अनुसूचित जातियों को समूह 1, 2 और 3 में उपवर्गीकृत किया है।
ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी पंजाब। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना ने ऐसा काम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है समाचारों की सुर्खियों में रहा आयरन वुड क्या है? ऑप्शन ए एक विशेष प्रकार की लकड़ी है, ऑप्शन बी एक चर्चित फिल्म है, ऑप्शन सी एक कंप्यूटर चिप है और ऑप्शन डी एक कविता का शीर्षक है। दोस्तों आयरन वुड जो है, जो चर्चा का विषय था, यह एक प्रकार का क्या है, कंप्यूटर चिप है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का कौन सा नाभिकीय संयंत्र फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रकार का है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रकार का है। ऑप्शन ए रावत भाटा, ऑप्शन सी केगा, ऑप्शन कलपक्कम और ऑप्शन डी नरोड़ा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कलपक्कम। कौन सा है? कलपक्कम जो है नाभिकीय संयंत्र, यह फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रकार का है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि समाचार की सुर्खियों में रही टाइप 5 डायबिटीज। कौन सा? टाइप 5 डायबिटीज निम्नलिखित में से किस वर्ग के व्यक्तियों को मुख्य रूप से निची एवं मध्यम आय वाले देशों में प्रभावित कर रही है? ऑप्शन ए 5 से 10 वर्ष के आयु के कुपोषित बच्चे को, ऑप्शन बी कमजोर और अल्पपोषित टीन एजर्स तथा वयस्क युवा को, ऑप्शन सी अल्पपोषित दूध पिलाने वाली महिलाओं को और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कमजोर और अल्पपोषित टीन एजर्स तथा वयस्क युवा को जो है निची एवं मध्यम आय वाले देशों में टाइप 5 डायबिटीज से प्रभावित कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय बनाने तथा जमीनी स्तर पर शासन को सशक्त बनाने के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा जारी किया गया है? फिर से एक बार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह पहला सूचकांक जारी किया गया है, पहली बार जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन सी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, ऑप्शन डी भारतीय ग्रामीण प्रबंधन संस्थान। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ये पंचायत उन्नति सूचकांक जारी किया गया है। और इसके अंतर्गत कुछ और पॉइंट है जिनको जानना जरूरी है, तो चलिए जानते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों अग्रणी राज्य जो घोषित किया गया है पंचायत उन्नति सूचकांक के अंतर्गत, अग्रणी राज्य जो है वो कौन सा है? अग्रणी राज्य की श्रेणी में जो है वो है गुजरात। किसे अग्रणी राज्य का दर्जा दिया गया है? गुजरात राज्य को पंचायती उन्नति सूचकांक में गुजरात राज्य को अग्रणी राज्य का दर्जा दिया गया है। और ये पंचायत उन्नति सूचकांक जो था 9 विषयों पर आधारित था। कितने विषयों पे? 9 विषयों पर आधारित था। इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। और इन पंचायत उन्नति सूचकांक में बिहार को जो है, बिहार को किस सूची में रखा गया? आकांक्षी ग्राम पंचायत में रखा गया है। बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? आकांक्षी ग्राम पंचायत में, आकांक्षी ग्राम पंचायत में रखा गया है, ग्राम पंचायत में। तो सबसे पहले पंचायत उन्नति सूचकांक को किसने जारी किया है? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। और इसमें अग्रणी राज्य के रूप में गुजरात को घोषित किया गया है। यह 9 विषयों पर आधारित था और बिहार को आकांक्षी ग्राम पंचायत की श्रेणी में रखा गया है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय भूजल बोर्ड की हालिया रिपोर्ट के अनुसार देश के किस राज्य में भूजल का दोहन सर्वाधिक है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी राजस्थान। दोस्तों इसका सही आंसर है पंजाब में जो है भूजल का दोहन सर्वाधिक है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जल का दोहन कहाँ होता है? तो कृषि कार्य में। कहाँ पे होता है? कृषि कार्य में भूजल का दोहन सर्वाधिक हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पोप से संबंधित ही है। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में भारत की ओर से किसने भाग लेकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर ऑप्शन डी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोस्तों ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में भारत की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है भाग लेकर के श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में दी गई संस्तुतियों के आधार पर
तैयार की गई? ऑप्शन ए कस्तूरी रंगन समिति, ऑप्शन बी TSR सुब्रमण्यम समिति, ऑप्शन सी शिक्षा महिला बाल युवा एवं खेल पर संसदीय समिति, और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कस्तूरी रंगन समिति के रिपोर्ट के आधार पर जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संस्तुतियाँ तैयार की गई थी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का रहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा फरवरी 2025 को जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कौन सा है? ऑप्शन ए 90 यानी कि 90th, ऑप्शन बी 92वां, ऑप्शन सी 93वां और ऑप्शन डी 96वां। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 96वां रैंक है भारत का इस ट्रांसपेरेंसी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। वहीं यदि बात करें फर्स्ट रैंक पे कौन है, तो फर्स्ट रैंक पे कौन सा है? फर्स्ट रैंक पे है डेनमार्क। कौन सा है? डेनमार्क है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ऐसे विश्व की कल्पना करना जिसमें विज्ञान के क्षेत्र में अधिक महिलाएं हों, अभियान निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा प्रारंभ किया गया है? क्या कह रहा है? एक ऐसे विश्व की कल्पना करना जिसमें विज्ञान के क्षेत्र में अधिक महिलाएं हो, अभियान किस निकाय द्वारा प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए UN वीमेन द्वारा, ऑप्शन बी यूनेस्को द्वारा, ऑप्शन सी यूरोपीय संघ द्वारा या ऑप्शन डी एसोसिएशन फॉर वीमेन्स राइट्स इन डेवलपमेंट द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह ऑप्शन बी है, अर्थात यूनेस्को द्वारा इस प्रकार की योजना या अभियान प्रारंभ किया गया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी गोरखपुर जूलॉजिकल गार्डन गोरखपुर में, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क बोकारो सिटी में और ऑप्शन डी कमला नेहरू जूलॉजिकल पार्क कनकारिया अहमदाबाद में। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में भारत का पहला बायो बैंक स्थापित किया गया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला ट्रेन एटीएम किस मेल या एक्सप्रेस ट्रेन में प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन ए अगस्त क्रांति एक्सप्रेस में, ऑप्शन बी नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस में, ऑप्शन सी पंचवटी एक्सप्रेस में और ऑप्शन डी डेक्कन क्वीन में। दोस्तों हाल ही में पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला ट्रेन एटीएम प्रारंभ किया गया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इन क्वेश्चनों को नहीं देखना है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट आ गया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन ए अगला प्रश्न कर रहा है वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का निर्यात कितना रहा है? ऑप्शन ए 437.42 अरब अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन बी 442.56 अरब अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन सी 453.27 अरब अमेरिकी डॉलर और ऑप्शन डी 476.36 अरब अमेरिकी डॉलर। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 437.42 अरब अमेरिकी डॉलर जो है 2024-25 में भारत का निर्यात रहा है। जबकि आयात की यदि आयात की 2024-25 में बात करें तो वो कितना रहा है? 720.24 अरब अमेरिकी डॉलर। कितना रहा है? अरब अमेरिकी डॉलर रहा है। इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 13,000 करोड़ रुपया के ऋण धोखाधड़ी के आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को भारतीय जांच एजेंसियों के प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया। यह धोखाधड़ी भारत के किस बैंक से संबंधित है? ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा से, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक से, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक से और ऑप्शन डी केनरा बैंक से। दोस्तों इसका संबंध जो है ऑप्शन बी अर्थात पंजाब नेशनल बैंक से है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का रहा है सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत रूप में किस राज्य पर बकाया देयता वित्त वर्ष 24-25 में सर्वाधिक थी? ऑप्शन ए पंजाब पे, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार में और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह बिहार है।
बिहार में वर्ष 2024-25 में बकाया देयता सर्वाधिक थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चरम निर्धनता को परिभाषित करने के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली निर्धनता रेखा है। ऑप्शन ए 2.15 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन, ऑप्शन बी 3.65 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन, ऑप्शन सी 6.85 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए अर्थात 2.15 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन विश्व बैंक द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली निर्धनता रेखा है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना निम्नलिखित में से किस योजना का एक घटक है। ऑप्शन ए स्टैंड अप इंडिया, ऑप्शन बी उत्पादन संबद्ध योजना, ऑप्शन सी MSME चैंपियंस योजना, ऑप्शन डी खाद्यान्नों की क्रय योजना। दोस्तों इसका सही आंसर जो है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना जो है MSME चैंपियंस योजना का ही एक घटक है। तो चलिए इस तरह से हमने आज पुनः अप्रैल माह के करंट अफेयर्स को कवर किया। इस फास्टेस्ट सीरीज की अप्रैल माह के सीरीज में आज इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।